हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर पीटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट डिजिटल सांसद ऐप। तो बेसिकली ये एक डिजिटल लर्निंग ऐप है जो लोकसभा सेक्रेटरीट ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये काम कैसे करती है एंड कैसे ये हेल्पफुल होगी, स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगी। तो ये ऐप जिसका नाम है डिजिटल सांसद, इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनके लिए बेसिकली ऐप लाई गई है। सांसद मीन्स पार्लियामेंट। जो प्रोसीडिंग्स है ये बेसिकली पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को ईज आउट करने के लिए इसको लाया गया है, ताकि जो लॉ मेकर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ पर काम करते हैं, जो भी वहाँ पर हमारा लेजिस्लेटिव विंग है, उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। ये जो ऐप है डिजिटल, जो हमारा एंड्रॉयड बेस्ड है एंड iOS प्लेटफॉर्म दैट इज़ फॉर एप्पल फ़ोन के लिए अवेलेबल है। एंड इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड सब कुछ इसमें अपलोडेड है। जो ये ऐप है एक तरह से लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ का 360 डिग्री व्यू पॉइंट करती है एंड कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। इसके अंदर जैसे जो भी प्रोसीडिंग्स होती है हमारे हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसके बारे में इस पर्टिकुलर ऐप में दिया जाएगा, ताकि जो लोग हैं उनको पता चलता रहे कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट में हो रही हैं। एंड जो लोग हैं उनको स्पीचेस, डिबेट्स, डिस्कशंस, जो भी पार्लियामेंट्स में एक्टिविटीज़ चलती हैं, डिस्कशंस होती हैं किसी पर्टिकुलर बिल पे, तो सब कुछ लोगों के पास एक्सेसिबल होगा। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं कि जानने के बारे में कि कैसा हमारा लेजिस्लेटिव विंग काम करता है, तो वो डिजिटल सांसद ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट दे गेट टू नो अबाउट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमारे लॉ मेकर्स काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर बजट स्पीच से भी बारे में भी दिया होगा एंड जो बजट स्पीच है वो 1947 के बाद से दिया जाएगा। डिस्कशंस फ्रॉम 12th लोकसभा टू 17th लोकसभा की भी इसके अंदर प्रोसीडिंग्स मेंशन की जाएंगी। इवन इसमें लाइव टेलीकास्ट भी होगा सांसद प्रोसीडिंग्स का। जो हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, डेली डे टू डे मीटिंग्स जो होती हैं, उसका भी लाइव टेलीकास्ट इस पर्टिकुलर ऐप से हो जाएगा। 2022 बजट भी अगर आपको लाइव देखना है तो वो भी इस ऐप पे देख सकते हो। तो भी एक क्वेश्चन आता है कि ये ऐप एमपीज़ को कैसे हेल्प करेगी, जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के उनको कैसे हेल्प करेगी। उनके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि पर्सनल अपडेट अगर कोई सर्विस चेक करनी है वो भी उनको मिल जाएगा। हाउस के क्या क्या प्रोसीडिंग्स चल रही है, बुलेटिन चल रहे हैं, वो भी पता चल जाएगा। क्या स्टेटस है नोटिस का, वो भी पता चल जाएगा कि अगर उन्होंने कोई नोटिस दिया है हाउस में तो उसकी किस लेवल तक वो पहुंचा है, क्या टेन्योर चल रहा है, क्या भी आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो हर एक चीज़ के बारे में एमपीज़ को पता चलता रहेगा अपने मोबाइल से। तो इस ऐप के थ्रू एवरी इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। क्योंकि जो एमपीज़ हैं उनको अलाउ नहीं होता कि वो लैपटॉप यूज़ करें हाउस के अंदर, इसलिए जो ये ऐप होगी ये बहुत ईजिली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। एंड इस ऐप के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एमपी है, वो अपनी अटेंडेंस भी लगा सकता है, क्वेश्चन और के टाइम क्वेश्चन भी दे सकता है, एज वेल एज एडजर्नमेंट मोशन के टाइम कोई नोटिस भी सबमिट कर सकता है। तो सब काम अब ऐप से ही होंगे एंड यहाँ पर जो प्रोसेस है वो थोड़ा ईज आउट कर दिया गया है। तो देखते हैं कि ऐप को क्यों लॉन्च किया गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ऐप को लॉन्च करना पड़ा। जो लेजिस्लेटिव है उसमें कहा जाता है कि हमारे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो लोगों के पास एक्सेसिबल नहीं होते, तो लोगों को नहीं पता होता कि कैसा हमारा जो एग्जेक्टिव विंग है वो काम कर रहा है। इसीलिए एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ऐप आए। जो लेजिस्लेटिव है उनको कॉन्स्टिट्यूशंस अप्राइज रखना पड़ता है, अपनी रूटीन प्रोसीडिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है, कम्युनिकेशन चैनल को बिल्डअप करना पड़ता है। अगर एक एमपी को दूसरे एमपी से बात करनी है तो वो डायरेक्टली अब इस ऐप से भी कर सकते हैं, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप है वो ईजिली प्रोवाइड हो सके। जो पार्लियामेंट है उन्होंने अपना डिजिटल फुटप्रिंट को भी एक्सटेंड करने की बात किया है, क्योंकि इसी की तरफ हमारा ये पहला इनिशिएटिव है, दैट इज़ डिजिटल सांसद ऐप। जो ये डिजिटल सांसद ऐप है बेसिकली ओम बिरला, जो हमारे लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, उनका ही ये आइडिया है। उन्होंने बोला है कि हमारी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग बहुत एक्सेसिबल हो जाएंगे लोगों को। एंड इससे क्या हुआ है, जो हमारी ऐप है 8000 यूजर्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं एंड कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड सऊदी अरेबिया में भी ये ऐप बड़ी काम तेज़ी से बढ़ रही है, लोग इसको बड़ा इंटरेस्ट से इंस्टॉल कर रहे हैं। दिस इज़ अबाउट द ऐप, जिसकी वजह से हमारे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंस होने की हम कोशिश कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज अबाउट स्टैंड अलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो हमारा स्टैंड अलोन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसको डी लाइसेंस कर दे। वहाँ पर डी लाइसेंस यहाँ पर कर दे। लाइसेंस जो हमने लाइसेंस राज है, जो लाइसेंसिंग चाहिए होती है कुछ सेक्टर्स में काम करने के लिए, वो इसको ख़त्म कर दे। तो इसी की डिमांड कर रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इशू देखते हैं, इंडिया के टारगेट्स भी देखेंगे, जो इंडिया के टारगेट्स हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड हमारी कैसे डिपेंडेंस हमें कम करनी है टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल एंड कोल। जो लोग हैं उनके पास फ्रीडम है कि कोई भी वो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में, वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स के बारे में थी, इंडस्ट्री को लेकर थी एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी थी। क्योंकि जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी वो बात कर रही थी कि कैसे हमें स्टोरेज सिस्टम को क्रिएट करना है। इंडिया में सोलर एनर्जी बहुत अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंट्री में स्टोरेज सिस्टम को बनाएं, ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक स्टोरेज सिस्टम बनाएं जहां पर जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट हो सके, ट्रांसमिट हो सके एंड डिस्ट्रीब्यूट भी ईजिली हो सके। इसमें जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलपर होगा उसको इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टिविटी दे दिया जाएगा अंडर जर्नल नेटवर्क एक्सेस। इससे क्या होगा, इससे अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या परचेज या सेल करनी है तो वो ईजिली आराम से कर सकता है अगर उसको हमने लाइसेंस दे दिया है। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये बेनिफिट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को एंड ऑपरेटर्स को, एंड जो भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन में प्लेयर्स आ रहे हैं उन सभी को ये हेल्प करता है, ताकि अगर पीक टाइम में इलेक्ट्रिसिटी को हमें शिफ्ट करना पड़े, रैम्प अप या रैम्प डाउन करना पड़े, पीक शेविंग करना पड़े या फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी पड़े तो वो ईजिली हो सके। इससे क्या होगा, अगर हमारे पास कंट्रोल है देन ट्रांसमिशन भी जो यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिवली हो जाएगी एंड इसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंस है कोल के ऊपर वो कम हो जाएगा एंड वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज भी पार्ट होगा रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, दैट इज आरपीओ, क्योंकि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज होगा तो हमारी आधी से ज़्यादा एनर्जी डिमांड मिट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास स्टोरेज नहीं है जिस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट हो जाती है एंड हमारी जो डिपेंडेंस है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर अभी भी बनी हुई है। अब देखते हैं कि आरपीओ क्या है, दैट इज़ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। कुछ स्टोरेज पर्पसेस के लिए जो ईएसएस है क्वांटम, उनको राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी में एडअप किया जाएगा एंड इसी को हम रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन की तरह लेंगे एंड यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, जो कि जो डेवलपर्स हैं एनर्जी स्टोरेज कंटेनर्स डेवलपर्स हैं उनको सर्टिफिकेट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वी हैव द डाटा कि कितने लोगों को हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। जो स्टोरेज होगा उससे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी सेल करनी है या फिर लीज़ करनी है स्टोरेज स्पेस को, वो भी ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग कराई जाएगी, ओपन में यहाँ पर बोली लगवाई जाएगी, पावर एक्सचेंज होगा, टैरिफ फिक्स किया जाएगा एंड ये सब गवर्न होगा अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अंडर सेक्शन 62। पॉलिसी की बात करें, जो कॉस्ट होगी रिन्यूएबल एनर्जी की वो भी वेव ऑफ हो जाएगी, जैसे कि चार्ज होगा जब स्टोरेज एंड या जब सेल होगा जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसकी जो कॉस्ट है हम यहाँ पर गवर्नमेंट उसको वेव ऑफ करने का भी ऑप्शन दे रही है। वेव ऑफ क्यों दे रही है, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका प्रमोशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी तरफ जा सकें। अब इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन देखते हैं। जो इंडिया है उन्होंने एनर्जी ट्रांजिशन की बात की है, इंडिया ने काफ़ी सारे टारगेट भी सेट किया है, बात किया है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 1 बिलियन टन से कम करना है बाय 2030। इसके लिए इंडिया को 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी की एनर्जी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि उनका जो डिपेंडेंस है वो कोल एंड फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम हो जाए। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लेकर आई है। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं, स्टोरेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग हैं वो भी एनर्जी को स्टोर करना सीख लें एंड हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। So this was all about this particular article. The next article is about Chakma and
हजोंग्स कम्युनिटीज़। तो बेसिकली ये जो चकमाज एंड हजोंग कम्युनिटीज़ हैं ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला था इनको सिटीजनशिप स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन अभी तक इनको सिटीजनशिप स्टेटस नहीं दिया गया क्योंकि इनकी जो सेंसेस है उसमें प्रॉब्लम है, इनका जो काउंट है उसमें प्रॉब्लम है। तो इसी के बारे में देखते हैं बेसिकली इशू है क्या। जो कम्युनिटीज़ हैं ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने बोला है कि एक तरह से ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जाए ताकि पता चले कि किन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का जो चकमाज है, हजोंग्स है, उनका रेशियल प्रोफाइलिंग हो रहा है या फिर रीलोकेशन हो रहा है स्टेट से। ये भी कहा गया है कि अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा है इन दोनों कम्युनिटीज़ का वो भी चेक होना चाहिए, क्योंकि जो मेंबर्स होंगे दोनों कम्युनिटीज़ के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर हेट क्राइम, पुलिस एट्रोसिटीज़ या फिर उनके जो राइट्स हैं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं वो भी उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एसिमिलेट इन आर नॉर्मल इंडिया। तो इसीलिए उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। इवन गवर्नमेंट ट्राई करती है कि उनको सिटीजनशिप दे दिया जाए और वो नॉर्मल एज अ सिटीज़न इंडिया की तरह यहाँ पर रहे। तो बैकग्राउंड देखते हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उनको बोला था कि आप सिटीजनशिप दे दो, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया क्योंकि 1996 में जो कोर्ट है उन्होंने बोला था कि चकमा जो कम्युनिटी है उनको भी आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट दिया जाएगा एंड जिसको स्टेट प्रोटेक्ट करेगी। इसी के चलते जो दोनों कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो स्टेट के अंदर बोर्न हुए थे एंड तब से पीसफुली रह रहे थे। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जो ये दोनों कम्युनिटीज़ के मेंबर्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको रिलोकेट कर दिया जाएगा स्टेट से बाहर एंड स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि एक सेंसस बनाया जाए कि कौन सी कम्युनिटी को हमने क्लियरली अनवारंटेड घोषित कर दिया है कि ये हमारी ट्राइबल में नहीं आते। तो एक तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर सिटीजनशिप, उनकी राइट्स का, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। जो चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन है इंडिया की, उन्होंने भी एक तरह से नेशनल ह्यूमन राइट जो हमारी कमीशन है उसको बोला है कि आप हमारी हेल्प के लिए आओ, क्योंकि हमारे अगेंस्ट 65,000 चकमा एंड हजोंग ट्राइबल्स के अगेंस्ट यहाँ पर रेशियल प्रोफाइलिंग किया जा रहा है। जो अरुणाचल प्रदेश है उनको इलीगल कंसेसेस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये 31 दिसंबर से शुरू होना था 2021 से, जहाँ से हमारा सेंसस काउंट होना था, बट ये भी जो प्लान है ये ड्रॉप कर दिया गया है। जो रेशियल प्रोफाइलिंग है वो गवर्नमेंट की या पुलिस एक्टिविटी होती है जहाँ पर लोगों को रेशियल एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पीपल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिटवीन चकमा एंड हजोंग ट्राइबल। अब देखते हैं कि इशू क्या है। जब बात कर रहे हैं कि इनका स्पेशल कंसेंसस बना दिया जाएगा चकमा ट्राइब के लिए, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो चकमा ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा है कि जो ये कंसेंसस है वो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप रेशियल प्रोफाइलिंग कर रहे हो हमारे एथनिक ओरिजिन के बेसिस पर। यहाँ पर आप हमें सिटीजनशिप नहीं दे रहे हो, इनफैक्ट आप हमारा सिटीजनशिप ले रहे हो। हमारा आर्टिकल जो 14 है वो वायलेट हो रहा है, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 1 वायलेट हो रहा है ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया था। तो यहाँ पर जो चकमा कम्युनिटी है उनके सारे ट्राइबल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। तो आप कैसे कह सकते हो हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि आप वहाँ पर उनको डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीट कर रहे हो, वहाँ पर उनका रेशियल प्रोफाइलिंग किया जा रहा है कि रेस के बेसिस पर उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है, मॉरल पुलिसिंग की जा रही है। तो काफ़ी सारे उनके राइट्स यहाँ से छीने जा रहे हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 14 है वो यही बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी देनी चाहिए, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं होना चाहिए, जो भी उनका इक्वल प्रोटेक्शन है विद इन द लॉज इन द यूनियन ऑफ टेरिटरी। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने भी 1966 में बोला था कि एज द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी 21 मार्च को उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था। अब चकमा एंड हजोंग ट्राइब के बारे में देखते हैं। जो मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बुद्धिस्ट चकमा रहते हैं, वाइल जो हिंदू हैं वो हजोंग्स हैं। ये भी मेघालय के हिल्स में रहते हैं एंड कुछ एरिया ऑफ असम में ये रिजाइड करते हैं। लेकिन जो चकमा और हजंग है अरुणाचल प्रदेश के, वो आए हैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट से, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जैसे कि जो बांग्लादेश बनने से पहले था वो वहाँ से अरुणाचल प्रदेश में माइग्रेट किए हैं। बट इनको क्यों किए गए थे, क्योंकि वहाँ पर एक डैम थी दैट वाज कैप्टई डैम, तो उस पर्टिकुलर डैम ने इनको डिस्प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से इनको माइग्रेट करना पड़ा
एंड ये इन्होंने इंडिया में असलम लेना गया एंड पहले ये रिलीफ कैंप में रहते थे इन सदर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ये 1964 से 1969 तक रिलीफ कैंप वहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स में रहते थे। एंड अगर मेजॉरिटी ट्राइब की बात करें तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम आज की बात करें तो ये आज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी अपनी फॉर्म करते हैं। तो ये दिस इज़ द मैप जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो ट्राइब्स हैं कब से आई हैं। सो जो चकमा ट्राइब है, दिस इज़ योर लोहित, दिस इज़ तिरप एंड दिस इज़ सुबनसिरी, दीज आर योर रिवर्स। तो 1960s में जो चकमा ट्राइब है वो इंडिया में आई थी लुशाई हिल्स से एंड दे आर रेफ्यूजीज, इस कैंप में रहते थे एज अ रिफ्यूजी इन तिरप, लोहित एंड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। 1972 ऑनवर्ड्स जो नेफा था उसको हमने अरुणाचल प्रदेश नाम दे दिया था, यूटी बना दिया था एंड लेटर इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने अपोज किया था कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी रेफ्यूजी की एंड ये कहा था कि अगर हम किसी भी बाहर के लोगों को अपनी स्टेट में जगह दे रहे हैं तो इससे जो हमारी स्टेट की डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो चेंज हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर इशू आ रहा है, यहाँ पर रेशियल प्रोफाइलिंग की जा रही है एंड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है। दिस इज योर चित्तगोंग हिल ट्रैक। तो यहाँ से ये लुशाई में गए एंड लुशाई से ये लोहित, तिरप एंड अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुए। अब सिटीजनशिप स्टेटस देखते हैं। तो टोटल जो चकमा कम्युनिटी है, हजोंग कम्युनिटी है, दीज आर 65,000 पीपल एंड 60,500 सिटीजनशिप वहाँ से बर्थ में है जहाँ पर उनका जन्म हुआ है एंड दे आर बोर्न बिफोर 1 जुलाई 1987 एंड इनके जो डिसेंडेंट्स थे वो भी इस डेट से पहले के बोर्न थे। जो एप्लीकेशंस है रिमेनिंग 4,500 की वो भी माइग्रेंट्स हैं जो कि अभी तक जिनके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं किया गया। लेकिन जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, उन्होंने 2 सेक्शन को अमेंड किया था। 1955 एक्ट जिसमें चकना एंड हजोंग कम्युनिटी को लेकर कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया एंड इसी वजह से जो 1916 में एक्ट आया था तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको डील कर रहे हैं। यहाँ पर उनको सिटीजनशिप स्टेटस नहीं दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है। 1995 के जो माइग्रेंट्स है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी दैट इज़ नेफा में ही जन्म हुआ था जिनका दे वर बोर्न हेयर इन अरुणाचल प्रदेश। और जो इनर नाइट परमिट है जो मैंडेटरी किया गया था अंडर बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 फॉर आउटसाइडर्स, कि अगर कोई आउटसाइडर है वो स्टेट में विजिट कर रहा है तो वो प्रोविज़न उन पर्टिकुलर लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर जो ये बॉर्डर इशू है यहाँ पर ट्राइबल इशू है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी वही लोग हैं जो माइग्रेट आए हैं जिन्होंने डेमोग्राफी को बदल दिया है। इवन असम में भी जो कम्युनिटी है वहाँ पर दूसरे कम्युनिटी के लोग आकर बसे हुए हैं जिसके ऊपर एनआरसी की भी बात हुई थी। तो सेम इशू अरुणाचल प्रदेश में भी फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन यही है कि एक रूल ऑफ लॉ फ्रेम हुआ जाए जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका मान रखा जाए एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो लोग ले रहे हैं माइलेज ले रहे हैं इस पर्टिकुलर इशू से, वो ख़त्म किया जाए एंड इन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिस पर्टिकुलर ट्राइबल्स का कोई लेना देना नहीं है, उनका मेंशन भी नहीं है, तो इसलिए वो भी अमेंड होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। नेक्स्ट इज़ अबाउट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये बेसिकली एक तरह से मेट्रो से 3 टाइम ज़्यादा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसने कहा गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करेगा एंड इट विल टेक 1.5 लाख प्राइवेट व्हीकल्स, जो प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे हैं रोड पे वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और ये RRTS में चले जाएंगे। जैसे दिल्ली मेट्रो है, मेट्रो सिटीज़न हैं, तो इस वजह से ये एक तरह से रिप्लेसमेंट सिस्टम यहाँ पर लेकर आए गए हैं ताकि हमारी जो रोड्स है थोड़ी डिकंजेस्ट हो सके। जो कॉरिडोर है वो सराय काले खान से दिल्ली से पास किया जाएगा थ्रू गाज़ियाबाद एंड ये होगा मेरठ यूपी में। ये पहला ऐसा होगा जो नेशनल कैपिटल में रन किया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर पर आवर एंड दिल्ली टू मेरठ का समय सिर्फ 50 से 60 मिनट के अंदर तय किया जाएगा। तो ये बहुत स्पीडली सिस्टम है जो कि मेट्रो से भी 3 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है। जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने इसके लिए 2005 में टास्क फोर्स फॉर्म किया था ताकि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के लिए हम ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप कर सकें। एंड ये इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान में भी लाया गया था फॉर NCR 2032 विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन RRTS सिस्टम, जहाँ पर रीजनल सेंटर्स इनको कनेक्शन मिल जाए, कनेक्टिविटी हो जाए। जो टास्क फोर्स है वो 8 कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करेगी एंड प्रायोरिटाइज करेगी 3 कॉरिडोर्स नेमली दिल्ली मेरठ,
दिल्ली पानीपत एंड दिल्ली अलवर। तो यहाँ पर 3 कॉरिडोर्स में ये बेसिकली काम करेगी। तो आपको ध्यान रखना है सारे दिल्ली से ही कनेक्टेड हैं। तो आरआरटीएस के बारे में देखते हैं। एक तरह से हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस होगी जो कि रीजनल नोड्स को कनेक्ट करेगी एनसीआर में। ये डिफरेंट है, जो हमारे कन्वेंशनल रेलवे चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मेट्रो से भी डिफरेंट है। मेट्रो का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन है, आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, रिलायबल है, पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल देगा, हाई स्पीड दे रहा है, और इसका जो डेडिकेटेड पाथ है ये सिर्फ उसी पर काम करेगा। ये डिफरेंट है मेट्रो से, क्यों? क्योंकि ये पैसेंजर्स को कैटर करेगा जो रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना चाहते हैं, जहाँ पर स्टॉप्स कम हो एंड स्पीड ज़्यादा हो। तो बेसिकली ये बहुत इफेक्टिव होने वाला है। अभी ये सिर्फ 3 सिटीज़ में लॉन्च हो रहा है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर एंड दिल्ली पानीपत, जिससे टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग यू कैन जस्ट सी देयर। यहाँ पर स्पीड दी गई है, आरआरटीएस की स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आवर, जो मेट्रो की नॉर्मल स्पीड दैट इज़ 90 किलोमीटर आवर। तो यहाँ पर डबल इसकी स्पीड है। एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, उसकी एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है। टाइम ट्रैवल 100 किलोमीटर का टाइम ट्रैवल 1 आवर में होगा, और जो मेट्रो है वो 100 किलोमीटर का ट्रैवल 3 आवर में होता है। तो आप खुद देख सकते हो इतना बेनिफिशियल है, इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है कि अब हम टाइम ट्रैवल को भी बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है, इससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा, एक्सेसिबल हो जाएगा, एंड लोगों की जो डिपेंडेंस है रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो भी कम हो जाएगी। So this is all about today. I hope you like the session. If you have any doubt, do let us know in the comment section. So thank you very much and all the best for your preparation.